प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योति व फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार कक्षा 10 की ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों से मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब कर लें, लाइक करें। जहाँ भी डाउट हो, डाउट क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स करें। मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, मैं 2-3 दिनों से आपको लगातार ये बता रहा था। कल भी अपन ने पोषण की बात करी थी और पोषण में भी मैंने आपको स्वयंपोषी परपोषी के बारे में लिखवा दिया और मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की बात बताई है। किसकी बात बताई है? प्रकाश संश्लेषण। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो कार्य करने पर हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। और ऊर्जा के बिना हमारा कोई भी अनुरक्षण कार्य संपन्न नहीं होता। अर्थात अनुरक्षण कार्य के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और हमारे शरीर का जो विकास है, हमारे शरीर की जो वृद्धि है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण है, ये सारे के सारे कार्य हमें बाहर से लिए जाने वाले पदार्थों के द्वारा ही करने होते हैं। बाहर से लिए जाने वाला ये जो पदार्थ है वो हमारा क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। अब आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इस पॉइंट को भी आप लगभग क्लियर कर सकते हैं कि भाई सभी जीवों में ऊर्जा की और पदार्थों की सामान्यतः जो आवश्यकताएं होती है ना, वो समान सी होती है। सभी जीवों में क्या होती है? ऊर्जा की और पदार्थों की सामान्य आवश्यकताएं एक जैसी होती है। पॉइंट यहां इस तरह लगेंगे कि सभी सजीवों में ऊर्जा एवं पदार्थों की सामान्य समानता होती है। क्या होती है? आवश्यकताएं कैसे होती है? सामान्य आवश्यकता समान ही होती है। बस अगर अंतर होता है तो ये होता है कि उनके ऊर्जा ग्रहण करने के तरीके में अंतर होता है। कैसे? अगर कोई अंतर है तो वो ये होता है कि आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा होती है। लेकिन इसकी ऊर्जा और पदार्थों की इनकी आपूर्ति की विधियां कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। क्या होती है ये? भिन्न भिन्न होती है। अब आप देखिए, जैसे कुछ जीव, पॉइंट बना लो, कुछ जीव क्या करते हैं? अकार्बनिक स्रोतों से कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक स्रोतों
से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन्हें दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सरल रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो जीव तरह से हो गए, कुछ एकाग्रिक स्रोत है ना, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड भी ली और जल भी ले लिया, इनको सरल रूप में प्राप्त करते हैं। ये सारे कार्य कौन करते हैं? सभी पेड़ पौधे। कौन करते हैं ये सब कार्य? ये सभी पेड़ पौधे इस कार्य को करते हैं। और कुछ जीवाणु भी कहते हैं जिनके अंदर परनालिक पाया जाता है। यह कार्य सभी पेड़ पौधे और कुछ जीवाणुओं में होता है। सभी जीवाणु नहीं करते ये कार्य, कुछ एक जीवाणु ये कार्य करते। नंबर दूसरा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं भाई? जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और इसे किस रूप में ले लेते हैं? जटिल पदार्थों का उपयोग सरल करके करते हैं। चाहो तो यही जटिल पदार्थों का उपयोग सरल रूप में करते, सरलीकरण करके, सरलीकरण करके करते हैं। जटिल पदार्थों का उपयोग भी कैसे करते हैं? सरल करके करते हैं। जीव जीवन के लिए जिन जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। अभी हमारा जो भोजन होता है, जैसे मान लीजिए मानव अपना जो भोजन है ना पचाता है, किनके माध्यम से पचाता है? एंजाइमों के माध्यम से पचाता है, जिनको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जीव अपने जीवन के लिए, किसके लिए? जीव अपने जीवन के लिए जिन जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं, जिन जीव अपने जीवन के लिए जिन जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? जानते हो? उन्हें एंजाइम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम जो जटिल पदार्थ होते हैं ना, उन जटिल पदार्थों को सरल करने में मदद करते हैं। जैसे हमारे मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होना है, तो इसके लिए टॉयलिन नामक लार पाई जाती है। लार में टॉयलिन नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। तो जीव अपने जीवन के लिए जिन जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपने ऊपर अगर लिख लिया हो तो ऊपर में डालो। इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसकी सहायता से? विषमकोशी जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो विषमकोशी जीव होते हैं वह
प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवधारियों पर जीवित रहते हैं। स्वयंपोषी जीवधारियों पर जीवित रहते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, स्वयंपोषी पेड़ पौधों को कहते हैं, यानी विषमपोषी हो गए मानव और जंतु। तो जंतु कहने का तात्पर्य या तो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कुछ जंतु घास खाने वाले होते हैं, वो डायरेक्टली पेड़ पौधों को खा जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ऊपर निर्भर कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक जीव जंतु है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मानव है, वो घास नहीं खा सकता। वो क्या करता है, घास के द्वारा बनाए हुए भोजन को, प्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर कर रहा है, उसके द्वारा बनाए हुए भोजन को उसका जीवन समाप्त करके क्या करता है, छीन लेता है, फिर उसके पश्चात उससे क्या करता है, अपना भोजन बना के खाता है। यानी स्वयंपोषियों के द्वारा जो बना बनाया भोजन है उसको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विषमपोषी ग्रहण करता है और उसके द्वारा वो क्या रहता है, जीवित रहता है। अगर हम देखें कि एक शेर होता है, शेर का जीवन किस पर निर्भर है, स्वयंपोषियों पर, स्वयंपोषी उत्पादक पेड़ पौधे। अगर मान लीजिए स्वयंपोषी नहीं होंगे, घास नहीं होगा, तो हिरण कहां से आएगा, एक फूड चेन जुड़ी हुई है, और हिरण अगर नहीं रहेगा तो शेर क्या करेगा। तो शेर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ करके और अप्रत्यक्ष रूप से किससे जाकर के जुड़ गया, सीधा स्वयंपोषियों से जाकर के जुड़ गया है। अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ तो है भाई। हिरणों की संख्या लगातार खत्म हो जाएगी तो शेर को मांस नहीं मिलेगा, शेर को भी मरना पड़ेगा, है ना। तो सीधी बात यहाँ है कि जो विषमपोषी जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। ये बात हमें हमारे दिमाग में रखनी है। आगे देखो, जंतु और कवक इसी श्रेणी में आते हैं। कौन कौन सी चीजें आती है इसके अंदर, जंतु और कवक इसी श्रेणी में आते हैं। जंतु और कवक इसी श्रेणी में आते हैं। आपने देखा होगा रोटी पड़ी हुई है, रोटी के ऊपर थोड़ी देर में कवक लग जाता है, फंगल लग जाता है, फफूंद से जाती है, व्हाइट व्हाइट सा एक पदार्थ जमने सा लग जाता है। उसको किस रूप में जानते हैं हम, कवक के रूप में जानते हैं। रोटी का टुकड़ा गीला करिए, किसी कोने में डाल दीजिए, 3-4 दिन बाद देखिए उसके ऊपर एक आपको हरे हरे से की परत जमी हुई दिखाई देगी, रुई जैसा पदार्थ जमाई हुआ दिखाई देगा। वो क्या है, वो कवक है। अर्थात उस बड़े बनाए भोजन पर क्या कर लिया उसने, अपना अधिकार कर लिया। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या परिघटनाएं होती है, क्या क्या प्रक्रम होता है। कि सीधा ये थोड़ी प्रकाश संश्लेषण हो गया, पेड़ में प्रकाश को लेने, उसमें कई सारी परिघटनाएं होती है। तो यहां आज हम हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी घटनाएं या प्रक्रम होते हैं। तो इसके लिखने के बाद में आप अपना पॉइंट जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को घटित करने के लिए कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं। और ये एक एक प्रक्रम का एक एक प्रश्न होता चला जाएगा, जैसे आप इस बात को जान रहे हो। जैसे समीकरण लिख रहे हैं, मैंने समीकरण तो पहले भी लिख करके आपको समझा दिया था, परंतु फिर एक बार लिख लो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पॉइंट डालो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है उसमें क्या घटित होता है, क्या घटित होता है।
ये हमारा पॉइंट है। प्रश्न भी बढ़ गया, आपसे प्रश्न इसी तरह डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या घटित होता है। क्वेश्चन हो गया। आप अभी तक एक चीज जानते हो कि साहब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये दोनों चीजें सूर्य के प्रकाश में और किसकी उपस्थिति में, पराणरित की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश में और पराणरित की उपस्थिति में क्रिया करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या क्या बनता है, C6H12O6। ये तो हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया, ग्लूकोज। एक चीज और जान लेंगे, हमने सुन रखा है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो फिर जब ग्लूकोज निकल रहा है तो ऑक्सीजन भी निकले। इसके साथ साथ ही कुछ क्या निकलेगा, जल भी निकलता है। वो जल क्या बन करके उठ जाता है, वाष्प बन करके। समीकरण को अभी तक हमारे सामने लिखा है, ढांचा समीकरण है, कनकारी समीकरण है, इसे संतुलित कर लेंगे। देखिए यहाँ कार्बन के कितने हैं, 6 कार्बन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ कार्बन 6 करना होगा, तो यहाँ 6 लगा देंगे, 6 लगा देंगे, पूरा इससे गुणा होगा। यहाँ हाइड्रोजन मिलकर के आएंगे 12 हाइड्रोजन, तो ये 2 ये 14 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 14 हाइड्रोजन करने के लिए क्या कर देंगे, हमें 7 से गुणा कर देंगे, तो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। देखिए संतुलित और आगे तरीके से पूरे से अपने आप हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। हमने ये कर दिया, लिख लो कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 12 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 हो गया। यहाँ पर देखिए रहे, सामने देखिए रहे, ऑक्सीजन के 2 लिख लो, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 लिख लो। अब सब में पहले हम या तो ऑक्सीजन संतुलित कर लेंगे। ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ 12 ऑक्सीजन, तो ये हो गई 1 ऑक्सीजन, ये हो गई 13। इधर की तरफ ऑक्सीजन देखिए 6 और 2 8 लेकिन 9 ही है। तो ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए हम क्या करें, कहीं भी बढ़ा दें 9। अगर मान लीजिए हमने यहाँ लगाया 3 लगा दिए तो 6 हो गए, 6 लगाते हैं कि हमारा ये संतुलित नहीं हो रहा है। कितना चाहिए हमें, 6 और 2 हो गया, 6H2 हो गया। अब देखो यहां लगा देते हैं अपन 12H2, मिलान करके देखो 12 दूनी का 24 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के 12 हो गए। यहां ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 12 हो गए, ऑक्सीजन के 6 हो गए। मिलान करके देखो 6 कार्बन से 6 कार्बन, ऑक्सीजन के 12 यहां है और 12 यहां है, 24 ऑक्सीजन हो गए। तो 6 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन 18 और 6 24 हो गए ऑक्सीजन के लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 24 हाइड्रोजन है, तो 12 तो ये रहे और 12 ये रहे। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्लियर हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्लियर हो गया, हमारा समीकरण समझ। आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, इसका समीकरण प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दिखाई दे रहा है। इस प्रकाश संश्लेषण के समीकरण के दौरान क्या क्या परिघटनाएं हुई है। सबसे पहले क्या हुआ, देखो सर्वप्रथम जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होगी, सबसे पहले क्या होगा, पत्ती में मौजूद, पेड़ की पत्तियों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा प्रकाश का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। सर्वप्रथम पत्तियों में विद्यमान क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाएगा, प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा। सबसे प्रथम जो क्रिया होगी कि पेड़ पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल विद्यमान है, इसको हम पर्णहरित कहते हैं। इस पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, चूसा जाएगा। पत्ती क्या करेगी, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को चूस लेगी। उसके बाद नंबर 2 पर होगा प्रकाश
ऊर्जा को या ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना होगा। क्या हो जाएगा? दूसरा काम क्या होगा कि जो प्रकाश पत्तियों ने क्या कर लिया, परिणत को चूस लिया। परिणत को चूसने के पश्चात क्या होगा, इसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाएगा। रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाएगा? बदला जाएगा। तो क्या कर रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल के जो अणु हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान है, इन्हें क्या करना? अपघटन करना, रूपांतरण तथा आगे लिखो जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। जल किस किस में टूट गया भाई? जल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गया है। ये जो H2O था वो किस किस में टूट गया है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गया। अब इसमें ये और विद्यमान है भी। नंबर 3 पॉइंट पे क्या होगा? नंबर 3 पॉइंट पर ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होगा। तीसरी क्रिया होगा कार्बन डाई ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब समझ गए क्या होना? अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, C रह जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अपचयन हो। जुड़ता तो अपचयन होता, घट गई तो अपचयन। तो 3 क्रिया होगी। पत्तियों में विद्यमान क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया गया, अवशोषित किया गया, चूसा गया, फिर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हुआ और इसमें जल के जो अणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गए? टूट गए, अपघटित हो गए। तीसरी बात हमारे सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ? अपचयन। यहां ये बात एक ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक चरणों सा पहला तो या क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का ही अवशोषण हो, फिर उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदले, फिर जल और हाइड्रोजन अलग अलग अपघटित हो, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो। ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप कोई क्रिया नहीं। इसमें ये क्रिया पहले हो सकती है कि दोनों बाद में भी हो सकती है। ये क्रिया पहले भी हो सकती है और ये दोनों कब हो सकती है? बाद में भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो, एक के बाद एक घटना हो, है ना? तो यहां ये बात लिख लो भले आप चाहो तो कि यहां ये जरूरी नहीं कि यहां यह जरूरी नहीं है, यहां यह जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक प्रकाश संश्लेषण का चरण एक के बाद एक या एक के बाद दूसरा तत्काल हो जाए। यहां जरूरी नहीं है कि एक चरण के तत्काल बाद दूसरा चरण प्रारंभ हो जाए। एक के बाद दूसरा चरण प्रारंभ हो, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे मरुद्विद पौधे होते हैं। मरुद्विद का मतलब ऐसे पेड़ जो रेगिस्तान में उगते हैं,
कहां उगते हैं? रेगिस्तान। मरुभूमि पौधे क्या करते हैं? रात के समय में तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कौन सी चीज जो यहां तीसरे नंबर पे है, रात के समय में क्या कर लेते हैं वो सारे पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड का है ना शोषण कर लिया और एक मध्यम उत्पाद बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मध्यम उत्पाद बना देते हैं। जैसे ही दिन उगता है क्या मिल जाता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिला, कार्बन डाइऑक्साइड पहले तैयार कर ली, तत्काल ये दोनों विलीन हो गए और प्रकाश संश्लेषण। तो मैंने यहां ये समझाना चाहा है आपको कि यह जरूरी नहीं है कि एक चरण के तत्काल बाद दूसरा चरण प्रारंभ हो जाए। नहीं, ये चरण है ना आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी अपन लेते हैं, जैसे एग्जांपल अगर चाहो तो आप लिख सकते हो यहां कि जैसे मरुद्भिद जैसे मरुद्भिद पादपों द्वारा क्या कर लेना? जैसे मरुद्भिद पादपों के द्वारा रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेना। ये रात को क्या कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना देते हैं। जो दिन के समय में क्या होता है? जो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण होता है। जो दिन में पर्णहरित द्वारा प्रकाश लेकर अंतिम उत्पाद बदल जाता है। भाई मरुभूमि पादपों के द्वारा क्या कर दिया गया? मरुभूमि पादपों के द्वारा रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को चूस लिया गया और एक मध्यस्थ उत्पाद बना दिया। जैसे ही दिनों का सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही पर्णहरित था, उसने क्या कर लिया? प्रकाश का अवशोषण कर लिया और प्रकाश का अवशोषण करने के पश्चात अंतिम उत्पाद जो बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया ग्लूकोज, उसका क्या कर दिया? निर्माण। तो यहां ये देखना होगा कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होकर के और आगे पीछे भी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें किस तरह से आवश्यक है। मैं बहुत देर से क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में बोल रहा हूं। एक तो क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में ये हटा दो इसको, क्या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रकाश संश्लेषण का? आपको बड़ी बात पता चल जाएगा प्रकाश संश्लेषण की परिघटना में कौन कौन से प्रकरण किस तरह से घटित होते हैं। पहले प्रकाश का शोषण किया जाता है, जैसे जल और हाइड्रोजन, जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग प्रकट होता है। फिर उसके पश्चात में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट ग्रुप कब्जे हो जाता है। ये सारी क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। नया पॉइंट अपन ले लें, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। नया प्रश्न हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट के लिए देखेंगे कि हम एक पत्ती लें, हमने एक पत्ती ले ली किसी पेड़ की और उस पत्ती का हमने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या किया? अनुप्रस्थ काट का अवलोकन किया। अनुप्रस्थ काट का क्या किया? अवलोकन किया, देखा हमने। देखने पर हमें क्या है? पत्ती में हरे हरे भाग दिखाई देंगे।
हरे हरे बिंदु से दिखाई देंगे। जब उसके अनुप्रस्थ काट काट देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हरे हरे से कुछ भाग दिखाई देंगे। जब हरे हरे कुछ भाग दिखाई देंगे, ये हरे रंग के जो बिंदु हैं यही क्लोरोप्लास्ट है। जैसे मैं बताऊं, एक पत्ती लेकर, एक पत्ती और उसके अनुप्रस्थ काट काटेंगे, उसकी अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे। सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तब हम देखेंगे कि कुछ कोशिकाओं में, तब हमें दिखाई देगा कि कुछ कोशिकाओं में क्या दिखाई देगा, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, कुछ कोशिकाओं में काट का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करेंगे, तब हमें दिखाई देगा कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। हरे रंग के क्या दिखाई दे रहे हैं, हमको बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये कोशिकांग हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पत्ती में विद्यमान कोशिकांग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिन्हें किस नाम से जानते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट नाम से जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में, इसी में परागरहित पाया जाता है। इसी में क्या होता है, इसी में परागरहित पाया जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये एक पत्ती है, जिसे ये पत्ती है, इसके अनुप्रस्थ काट बता रहा हूं ना आपको। ये एक आपकी पत्ती हो गई, इन्हें दोहरा बना दीजिए आप। यहां नीचे इसमें इस तरह की संरचनाएं हम बना देते हैं।
हाँ भाई देखिए, आपके सामने ये एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट चित्र दिखाई दे रहा है। अभी पत्ती लेकर के हमने अनुप्रस्थ काट चित्र बनाया। ये आपको पत्ती में दिखाई दे रही है। ये जो मोटी सी दिखाई दे रही है तो मध्य सिरा है। यहाँ ये जो इन सिराओं के बीच में जगह दिखाई दे रही है, इसको पर्णपटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पर्णपटल कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तो ये पत्ती के ऊपर एक मोमी क्यूटिकल परत पाई जाती है जो पत्ती के ऊपरी सतह को चिकनी बना करके रखती है। देखना, आप एक पत्ती लीजिए पीपल का तोड़ करके, उसके ऊपर पानी की बूंद डालिए, फिर इसे आप पेड़ा करिए, पानी की बूंद उड़ते हुए नीचे चली जाएगी। इसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि पत्ती की जो ऊपरी सतह है ना, उसमें मोम की एक क्यूटिकल की परत पाई जाती है जो पत्ती को खराब होने से क्या करती है? बचाती है। ये इसकी निचली बाह्य त्वचा है, पत्ती के ऊपरी त्वचा और निचली त्वचा। इन दोनों त्वचाओं के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसमें आपको ये जो मध्य सिरा है इसमें दो संरचनाएं दिखाई देंगी। एक अंदर की तरफ जाइलम जो जल को जड़ से लेकर के और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ बीच में तो आपको क्या दिखाई देगा? जाइलम दिखाई दे रहा है। और बाहर की तरफ जो फ्लोएम है, ये बाहरी आवरण है, ये फ्लोएम होता है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? पत्ती में बने पौधों को जड़ तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये बीच बीच में जो पत्ती के खाली जगह है, आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वायु कोश है जिनमें क्या भरी हुई रहती है? वायु भरी हुई रहती है। इसलिए आप एक पत्ती को पानी में तैराइए, पत्ती पानी की सतह पर क्या करने लग जाएगी? तैरने लग जाती है। किसकी मदद से? इन वायु कोशों की मदद से। आपको इन संरचनाओं में जो गोल आकृतियां जो बिंदु से दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने यहाँ लिख देते हैं कि हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे रंग के जो बिंदु से दिखाई दे रहे हैं कोशिकाओं के, ये हरे रंग के बिंदु ही हरित लवक है। क्या है ये? हरित लवक। और पत्ती की सतह पर ये स्टोमेटा पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्रों की सहायता से, जिनको हम द्वार कोशिका का नाम भी देते हैं, द्वार कोशिकाओं की सहायता से ही किसी पत्ती के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपकी बुक में चित्र 6.1 जो बना हुआ है उस 6.1 चित्र का आप अपनी कॉपी के अंदर बना सकते हैं। कल मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होना, जल का होना, पर्णहरित का होना आदि के बारे में मैं जानकारी आपको पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।